माय नेम इज़ प्रभाकर और आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही हमारे सामने एक ही नाम रहता है, एक ही साइंटिस्ट रहता है, वो रहते हैं हमारे सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो उससे पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे कुछ फिलोसोफर थे, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ योगदान हमारे लिए दिया है। ओके, तो आज हम लोग उनकी बात करेंगे और उनके बाद ही देखेंगे हमारा ग्रेविटेशन का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो भी हमारे साइंटिस्ट आते हैं, जो भी फिलोसोफर आते हैं, वो आते हैं टॉलेमी। ओके, तो टॉलेमी ने हमें जो भी हमारा एक अर्थ है, हमारी अर्थ है, और उसके बाद में जो भी हमारा सन है, और उसके बाद में जो भी हमारे प्लैनेट्स है उसके बारे में बताया। और उसमें उन्होंने हमें कहा कि उस टाइम उन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, और उन्होंने वो थ्योरी दी थी 140 में। तो वो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें बताया था कि हमारी अर्थ कैसे रहती है, सेंटर में रहती है, और उसके बाद में जो हमारे सन है और अदर जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, उसके अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। वो हमारे जो टॉलेमी थे उन्होंने हमें बताया था। ओके, तो उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दी थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। जियो का मतलब अर्थ, ओके, और सेंटर का मतलब सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो उन्होंने हमें बताया था कि अर्थ हमारी सेंटर में रहती है, और उसके बाद में सन और अदर प्लैनेट क्या करते हैं, उसके अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। वो थ्योरी दी थी हमें टॉलेमी जी ने। ओके, उसके बाद में हमारे ऐसे एक हमारे भारत के ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें राइट बताया, सही बताया, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। ओके, तो उनका नाम था आर्यभट्ट। ओके, सबने नाम सुना ही होगा। आर्यभट्ट ने जो भी थे, उन्होंने हमारे जो भी हमारा इंडिया है और पूरा जो वर्ल्ड है उनको झुरो दिया था। ओके, उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने हमें 500 में बताया था कि जो भी सन रहता है वो क्या रहता है, सेंटर में रहता है, और बाकी के हर एक प्लैनेट अर्थ, उसके बाद में जो भी हमारे प्लैनेट है वो क्या करते हैं, उसके अराउंड में घूमते हैं। तो उन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, तो टॉलेमी जी ने हमें थ्योरी दी थी जियोसेंट्रिक, और उसके बाद में आर्यभट्ट ने हमें थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सन, हेलियो का मतलब सन होता है, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो उनके अकॉर्डिंगली वो जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली जो भी सन रहता है वो रहता है बीच में रहता है, और बाकी सब प्लैनेट उसके अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। वो हमें बताया था आर्यभट्ट जी ने। ओके, तो उनका जो भी बताया था, उन्होंने जो भी थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी पूरा जो वर्ल्ड था उस वर्ल्ड तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस टाइम जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। उसी वजह से उनकी थ्योरी हमारे भारत में ही रह गई। ओके, तो उसके बाद में उनकी थ्योरी कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी नहीं मानने लगा। लेकिन हमें उसके बाद में जो कोपरनिकस था, कोई फिलोसोफर थे, और उन्होंने हमें 1543 में उन्होंने हमें एक थ्योरी दी। उसका नाम भी क्या था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और वो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने हमें कोपरनिकस ने क्या दिया, 1543 में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, और तब तक जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे उसमें वही माना जाता था कि जो भी थ्योरी है, अर्थ क्या है, सेंटर में, और उसके बाद में सन अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड में घूमते। लेकिन उसके 1500 साल बाद जो भी कोपरनिकस थे उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि उनकी जो थ्योरी थी वो ज़्यादा लोगों ने सुने नहीं, क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे, वो वगैरह कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह नहीं थे, उसके लिए उनकी थ्योरी ज़्यादा किसी ने सुनी ही नहीं। तो लगभग या टॉलेमी की ज़माने से लेकर 1500 साल तक वहाँ पर जो लोग थे वो गलत ही पढ़ते आ रहे थे। क्या पढ़ते आ रहे थे? कि
सन हमारा क्या करता है, सन अदर प्लैनेट अपने जो भी अर्थ रहती है उसके अराउंड में क्या करते हैं, घूमते। ऐसा उन्होंने बताया था 1500 साल तक वो गलत ही पढ़ते थे। लेकिन जो भी हमारे कोपरनिकस जी आए उन्होंने हमें सही थ्योरी दी, लेकिन उनकी थ्योरी को किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में उनके थ्योरी के ऊपर ही एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसकी थ्योरी को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे हम टाइको ब्राहे। ये जो टाइको ब्राहे जी उन्होंने क्या किया था, हमें 1588 में एक थ्योरी दी थी। उन्होंने उनकी सिस्टम बताई, ये हेलियोसेंट्रिक भी नहीं जियोसेंट्रिक भी नहीं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, हेलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक उन दोनों का कॉम्बिनेशन उनको उन्होंने बताया। और उन्होंने हमें एक सिस्टम दी, टाइकोनिक सिस्टम बोलते हैं हम उसे, टाइकोनिक सिस्टम। और उस टाइकोनिक सिस्टम के तहत उसके अनुसार जो भी उन्होंने क्या बताया, जियोसेंट्रिक में अर्थ सेंटर में रहती है, हेलियोसेंट्रिक में सन सेंटर में रहता है। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो भी अदर प्लैनेट रहते वो क्या करते हैं, हेलियोसेंट्रिक के अनुसार, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार क्या रहता है, अदर प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड में घूमते। वो भी बताया उन्होंने कि अर्थ छोड़ के सब प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड में घूमते। ओके, उसके बाद में उन्होंने मून का कंसेप्ट बताया। उन्होंने मून के कंसेप्ट के बारे में ऐसा बताया कि मून और जो हमारा सन रहता है वो क्या करता है, मून और सन हमारे अर्थ के अराउंड में घूमता है, ऐसा उन्होंने बताया। और बाकी अदर प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड में घूमते हैं। ओके, ये बताया टाइकोनिक सिस्टम के अनुसार। और वो जो टाइकोनिक सिस्टम है वो किसने दी थी, टाइको ब्राहे। ओके, और वो जो टाइको ब्राहे थी उनकी एक खासियत थी, वो क्या करते थे, हर रोज जो भी स्टार है उनकी पोजीशन देखते थे और क्या करते थे, वो पोजीशन उनकी जो भी नोटबुक वगैरह थी उसमें लिख के रखते थे। ऐसा कर करके उन्होंने इतने प्लैनेट की, इतने बहुत सारे स्टार की पोजीशन लिखी। और उनको वो जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा को उनको बराबर जो भी हमारा डिस्कवरी है वो लगाने के लिए अब बहुत ही काम आया है। लेकिन उनके कुछ काम नहीं आता वो। तो उनके नीचे जो भी नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट है वो है गैलीलियो। गैलीलियो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गैलीलियो ऐसे फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने क्या किया था कि जो भी हमारा टेलीस्कोप है उसका क्या की थी, उन्होंने डिस्कवर की थी। और उन्होंने अपना खुद का एक टेलीस्कोप बनाया। और वो जो टेलीस्कोप बनाने के बाद में उन्होंने जो कोपरनिकस था, कोपरनिकस ने जो थ्योरी बताई थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सन सेंटर में रहता है और उस थ्योरी के अनुसार सन सेंटर में रहता है, उसी थ्योरी को उन्होंने क्या किया, वेरीफाई किया और लोगों को बताया कि जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो कैसी थ्योरी है, वो बहुत ही क्या है, वहाँ पर बहुत ही राइट है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कैसी है, राइट है। उन्होंने बताया जो भी जियोसेंट्रिक थ्योरी है उसके बाद में टाइकोनिक सिस्टम है वो कैसे गलत है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, सच में है। तो सन क्या रहता है, सेंटर में रहता है और अर्थ अदर प्लैनेट क्या करते हैं, उसके अराउंड में घूमते। वो बताया था गैलीलियो ने। और उनके बाद पास प्रूफ भी था। उन्होंने क्या बनाया था, एक टेलीस्कोप बनाया था और उन्होंने बताया देखो ये जो टेलीस्कोप है इसके हेल्प से मैंने क्या किया, उसका स्टडी किया और बराबर बता रहा हूँ। तो वो क्या थे, सब लोग उनका मानने लगे क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। लेकिन उन्होंने बताने के बाद में जो भी वहाँ पर जो भी चर्च वाले थे अब तक क्या मानते थे, टोलेमी की थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती थी, अर्थ सेंटर में, बाकी के प्लैनेट उसको रिवॉल्व करते हैं, सन भी रिवॉल्व करता है। लेकिन गैलीलियो की थ्योरी सब मानने लगे। तो जो चर्च था उनका मानना ऐसा हो गया कि ये जो गैलीलियो जी उन्होंने जो भी बताया वो कैसे बताया, गलत बताया। और उनको उनके ऊपर बहुत दबाव भी डाला और उनको बोला कि तुमने जो भी थ्योरी बताई तो लोगों को ऐसा बोलो कि तुमने अब तक जो भी बताया वो वैसा ही गलत है। और अर्थ सेंटर में रहती है और अदर प्लैनेट क्या करते हैं, सन क्या करता है उसको अराउंड में घूमता है, ऐसा उन्होंने उनको बोलने के लिए बोला। ओके, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बोला क्योंकि उनके जो भी जॉब का
प्रॉब्लम था, इसके लिए उन्होंने वैसा ही बोला। और लेकिन लास्ट में उन्होंने ऐसा ही बोला कि घूमती तो अर्थ है सन के अराउंड में। ओके, तो गैलीलियो ने क्या बताया, वहाँ पर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। तो नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट आते हैं केपलर। ओके, जॉन्स केपलर। तो जॉन्स केपलर एक जो भी हमारे टाइको ब्राहे उनके स्टूडेंट थे। और टाइको ब्राहे जी ने क्या किया था, हर एक स्टार की पोजीशन लिख के रखी थी। और उनकी सडनली क्या हो गई, उसके बाद में कुछ साल ही बाद उनकी डेथ होने के बाद में उनका जो डेटा था, उनके डेटा उसकी कुछ काम करने आए। तो लेकिन जो भी केपलर था, केपलर ने क्या किया, उसके हेल्प से, वो जो डेटा था उसकी हेल्प से क्या किया, हमें 3 केपलर लॉ दिए। ओके, कितने, 3 केपलर लॉज दिए। और वो जो 3 केपलर लॉज है उसके हिसाब से हमें जो भी 3 केपलर लॉज है, फर्स्ट वाला लॉ रहता है ऑर्बिट के बारे में, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं हम उसे, लॉ ऑर्बिट। सेकंड वाला रहता है लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड वाला रहता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ऐसे जो केपलर थे उन्होंने 3 लॉ दिए। लेकिन उनके ये जो 3 लॉज थे, इन 3 लॉज के पास उसका कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि तब तक जो भी हमारा मैथ्स था उतना एडवांस नहीं था। ओके, तो उनके बाद में आ गए हमारे न्यूटन जी। तो न्यूटन जी ने क्या किया, केपलर के जो लॉज थे उसकी हेल्प से हमें क्या किया, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसे हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ओके, क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन का नाम था, केपलर तक जो ग्रेविटेशन का नाम है आया नहीं था, लेकिन जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने क्या किया, हमें ग्रेविटेशन नाम दिया, ग्रेविटेशन लॉ दिया। उसी की वजह से हम जब भी ग्रेविटेशन नाम आता है तब क्या करते हैं, न्यूटन को याद करते हैं। हम क्या बोलते हैं, जो भी ग्रेविटेशन की खोज है, डिस्कवरी है, किसने की है, न्यूटन ने की है। ओके, तो उसके पीछे का जो रीज़न था, ग्रेविटेशन के पीछे का जो भी हिस्ट्री थी वो क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो पहले साइंटिस्ट थे 140 में जियोसेंट्रिक थ्योरी दी टॉलेमी। ओके, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है आर्यभट्ट, उन्होंने 500 में हमें बताया था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सन सेंटर में। उसके बाद में कोपरनिकस ने भी 1543 में क्या किया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, उसके अनुसार सन कैसा रहता है, सेंटर में रहता है। उसके बाद में टाइको ब्राहे क्या है, टाइको ब्राहे ने उनकी टाइकोनिक सिस्टम दी, टाइकोनिक सिस्टम के अनुसार जो भी सन रहता है, सन के अराउंड में पूरे प्लानेट घूमते हैं, लेकिन जो सन रहता है और मून रहता है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड में घूमता है। उसके बाद में गैलीलियो आए, गैलीलियो ने हमें हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, और उन्होंने क्या किया था, पहला जो टेलीस्कोप है वो क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उसके अनुसार उन्होंने हेलियोसेंट्रिक राइट बताई थी। उसके बाद में केपलर जी आए, केपलर जी ने हमें बताया कि जो 3 लॉज थे, केपलर के 3 लॉज बोलते हैं। फर्स्ट लॉ रहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ टाइम पीरियड रहता है, वो हमें दिया। उसके बाद में है न्यूटन का यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। और अब आई हमारा ग्रेविटेशन की बात। तो ग्रेविटेशन क्या रहता है, अगर आपको पूछा ग्रेविटेशन का जो भी डिस्कवरी वो कैसे लगा होगा, सबको पता है वो स्टोरी कि न्यूटन एक बार क्या किया था, वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा, और उसके बाद में खोज हो गई, डिस्कवरी हो गई ग्रेविटेशन की। ऐसा नहीं क्या, पहले भी एप्पल गिरते हो गए, लेकिन तब क्यों नहीं डिस्कवरी हुई? तो वैसा नहीं हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो भी पैंडेमिक थी, प्लेग की पैंडेमिक थी, और उसकी वजह से जो न्यूटन था वो अपने घर पर गया था, और छुट्टियों का जो टाइम था वो चल रहा था। और उसके बाद में टाइम चलने के बाद में उन्होंने क्या किया था, एक बार वो ऐसे ही खड़े थे और उन्होंने सामने देखा कि एप्पल का पेड़ है, और एप्पल के पेड़ के ऊपर से क्या हुआ, एक एप्पल गिरकर नीचे गिर गया, ओके, अर्थ पर गिर गया। और
उसके बाद में उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगे कि ये जो एप्पल है, ओके, ये जो एप्पल है वो ऐसे सीधा ही क्यों गिरा, ऐसा हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया, ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं गया, ऐसा सीधा ही क्यों गिरा और अर्थ पर ही क्यों गिरा। तो उसके बाद में उन्होंने बहुत खोजने के बाद में उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा एक फोर्स हो सकता है अर्थ के पास में, अर्थ के सेंटर के पास में, कि वो फोर्स क्या करता होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता होगा, अपने सेंटर की तरफ खींचता होगा, और उसी वजह से क्या होता है वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है अर्थ का जो भी सरफेस रहता है उसके ऊपर क्या होता है पड़ता है। ऐसी हुई थी उसकी डिस्कवरी। ऐसा नहीं उसके सर पर गिरा, उसके बाद में उसने क्या किया कि हाँ क्या है वो ग्रेविटेशन है, ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है कि हमारी जो यूनिवर्स है, पूरी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ओके, और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक डेफिनेट फोर्स रहता है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कितना रहता होगा, वो फोर्स रहता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो फोर्स रहता है उनका जो भी मासेस रहता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, उनकी जो मासेस है उनके प्रोडक्ट को वैसे रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस रहता है उसके स्क्वायर को क्या रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। सपोज देयर इज टू ऑब्जेक्ट, one object and second is this object. This object has mass m1 and this mass object has mass m2, और उनके बीच में क्या रहेगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, और उसके बाद में और उनके बीच में एक डिस्टेंस रहता है वो रहेगा सपोज आर बोलेंगे हम, नहीं तो डी बोलेंगे, आर ही बोलेंगे। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, और उनके बीच में एक फोर्स है और उनके बीच में डिस्टेंस है r। तो वो जो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स रहता है वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उनके बीच में जो भी डिस्टेंस रहता है उसके स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, तो अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, उन दोनों फोर्स को क्या करेंगे हम कंबाइन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल टू का साइन लेते हैं। तो कांस्टेंट लगाया हमने यहाँ पर g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया, और उसके बाद में m1 m2 और उसके बाद में नीचे r²। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो हमने g यूज किया है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो रहती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की थी हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। किसने फाइंड आउट की थी? हेनरी
कैवेंडिश, और बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट डी। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो एक बार हम लिख के लेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो क्या बताया था, देयर इज वन फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a definite force and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके अनुसार हमें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो मिला F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो डिनोट करते हैं हम कैपिटल G से, और उसकी वैल्यू रहती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट लिखी से फाइंड आउट की थी हेनरी कैवेंडिश। ओके, तो आज के लिए बस इतना सा ही। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।